बस्तर में जब से नक्सलवाद है तब से कई घटनाएं हुई, कई सारी घटनाएं हुई जिसमें कई जवान शहीद हुए, कई ग्रामीण मारे गए और कई जनप्रतिनिधियों की हत्या भी हुई। लेकिन एक घटना जो है वो आज भी सबके जहन में उसी तरह से बसी हुई है और इस घटना का जिक्र जब जब आता है तब तक हर कोई सुनने वाला या इस कहानी को बताने वाला पूरी तरह से दहल जाता है। बहुत दिन से इच्छा थी कि इस कहानी को दिन में वास्तविक तौर पे बताने की कोशिश करूं कि कहां पे कौन सी घटना कैसे हुई थी। तो सोचा कि आज मौका है, आज उस कहानी को बताया जाए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज जिस कहानी की मैं रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और जो भूमिका बांध रहा हूं वो कहानी है बस्तर के सबसे बड़े तांडव की, जिसे झीरम घाटी हत्याकांड कहा जाता है। और 25 मई 2013 का दिन था। समय लगभग 3-4 के बीच का आसपास का था। गर्मी बहुत ज़्यादा भीषण थी और इलाका वही था, जगह वही थी और मैं आज ठीक उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे इस घटना को माओवादियों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। आज देखें कि सड़कें इतनी खूबसूरत हो गई हैं और खूबसूरत सड़क पे गाड़ियाँ बेखौफ दौड़ रही हैं। लेकिन 25 मई 2013 या उसके पहले ये इलाका ऐसा नहीं हुआ करता था। उस दौरान ये इलाका सड़कें काफ़ी संकरी हुआ करती थी और जो माहौल था काफ़ी भयानक हुआ करता था। मतलब यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर मन में एक भय लेकर गुजरता था। तो 25 मई 2013 को क्या हुआ? 25 मई 2013 को ये हुआ कि कांग्रेस जो है, चुनाव का वक्त था, सर पे था चुनाव 2013 में, और कांग्रेस इस बार जो है भाजपा को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने की नीयत से एक परिवर्तन यात्रा कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि लगातार 2 बार भाजपा की जो सरकार छत्तीसगढ़ में है अब उसे उखाड़ फेंकने का वक्त हो चला है और सभी जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए थे उसमें और एक साथ होकर उन्होंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली। सुकमा में वो परिवर्तन यात्रा का आखिरी कार्यक्रम था और उसके बाद सारे जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से लौट रहे थे। जब इस रास्ते से वे लौटने लगे तो जो समय मैंने बताया लगभग 4 से 5 बजे के बीच दरमियान की घटना, ठीक इसी स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उस तरफ से एक लाल रंग की बोलेरो आई और वो बोलेरो जिसमें यहाँ के लोकल स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे, वो बोलेरो यहाँ जैसे ही पहुँची एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना तेज़ था कि उस बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें जो ग्रामीण युवक थे उन सभी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और मैं आपको बताऊं कि 2013 से आज 2023 आ चुका है। लगभग इस घटना को 10 वर्ष बीतने वाले हैं और 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी कांग्रेस बोलती है कि ये सुपारी किलिंग थी। भाजपा इसे मानने से इनकार करती है। इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन जांच बराबर जारी है। एनआईए के द्वारा जांच की जा रही है और बताया जाता है कि एनआईए ने झीरम घाटी से जुड़े कुछ माओवादियों को गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद फिर कांग्रेस ने ये भी कहा था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। उसको लेकर भी कई बयानबाजियां हुई। ये हुआ कि एनआईए फाइल नहीं दे रही है और कांग्रेस सरकार ने फिर से एक एसआईटी भी गठित की और अलग से इसके लिए जांच करने की बात कही। आगे चल के अभी कुछ समय पहले ही दरभा में जो यहाँ एक और नेता कांग्रेस के जिनकी हत्या हुई थी, मुदलियार जी, उनके सुपुत्र ने भी दरभा में एक एफआईआर दर्ज की है। उस आधार पे भी कुछ जांच जारी है। लेकिन सबसे पहले वो जो बोलेरो उड़ी थी, जहाँ मैंने आपको बताया खड़े होकर कि उस स्थान पे सबसे बड़ा और भयानक ब्लास्ट हुआ। अब वो ब्लास्ट कितना तगड़ा रहा होगा वो आप सोचिए। वो जो बोलेरो है उसका परखच्चा जो आज भी झीरम घाटी अटैक किया, एक मूक दर्शक, एक मूक गवाह बन के आज भी इसी घटनास्थल पर पड़ा है। उस बोलेरो के कुछ जो हिस्सा जो आज भी टुकड़ा के तौर पर यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसी तरह से इंतज़ार में कि कब झीरम में मारे गए जवानों, गांव वालों और जनप्रतिनिधियों को न्याय मिलेगा, इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से कितनी दूर पर ये जो बांस की जो
झुरमुट दिख रही है उसके दूसरी ओर तक वो बोलेरो का हिस्सा फेंका गया था। उसको करीब से दिखाता हूँ। तो हमारे जो भाई हैं हमारे साथ इस वक्त जो चला रहे हैं कैमरा, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मेरे साथ आएँ और मैं आपको दिखाऊं कि जो सबसे पहली गाड़ी उड़ी थी वो घटना स्थल से कितनी दूर फेंका गई थी। और उस घटना स्थल से फेंकाने के बाद उसके परखच्चे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह विस्फोट कितना भयानक रहा होगा। हालांकि उस ओर जाने के लिए कोई रास्ता यहाँ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो बांस है ये भी ख़तरनाक ही है, कहीं आँख में घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोशिश करते। ये देखिए जब वहाँ लगभग यहाँ से 100 मीटर होगा दूरी, 100 या 200 मीटर, 100 या 150 या 200 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हुआ तो एक बड़ी सी जो बड़ी वाली बोलेरो गाड़ी होती है उसके परखच्चे उड़ गए और उसका एक बड़ा टुकड़ा वहाँ से दूर यहाँ फेंका के गिरा। ये देखिए, ये आज भी उस गाड़ी का टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। 25 मई 2013 को हुई उस घटना का आखिरी गवाह जो घटना स्थल पे मौजूद है, आज भी इंतज़ार कर रहा है कि कब न्याय मिले। इसके पार्ट्स कुछ आज भी ये पड़े हुए हैं। जब भी आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आज भी यहाँ पे उस गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कितनी दूर में ब्लास्ट हुआ और वहाँ से इसका पार्ट्स का इतना बड़ा हिस्सा, मतलब छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है। इधर से थोड़ा सा दिखा दो। अब आप सोचो कि कितना तगड़ा ब्लास्ट रहा होगा कि यहाँ पे फेंका गया और यहाँ पड़ा। इसमें जितने ग्रामीण मौजूद थे उन सभी की कहानी भी कभी अलग से आपको सुनाऊंगा। उनके घर जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे, क्योंकि जब झीरम घाटी ये जो हत्याकांड हुआ उस समय नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे और अगर उस समय कांग्रेस चुनाव जीतती तो संभवतः नंद कुमार पटेल मुख्यमंत्री होते। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया इस घटने में और उसके बाद एक चेहरा उभर कर सामने आया जिसका नाम भूपेश बघेल है और वो आज वो मुख्यमंत्री। तो इस घटना के बाद हालांकि नंद कुमार पटेल के जो छोटे बेटे थे वो आज मंत्री हैं और भी जो जनप्रतिनिधि की हत्या हुई उन्हें कुछ ना कुछ मिला। लेकिन कभी मैं उस कहानी को बाहर निकालूंगा कि ये जो ग्रामीण मारे गए उन्हें क्या मिला। माओवादियों, अगर कांग्रेस के हिसाब से ये सुपारी किलिंग थी तो इस राजनीतिक द्वंद्व में, राजनीतिक हत्याकांड में उन ग्रामीणों को क्या मिला। और भी जगह दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ। आइए मेरे साथ। तो बांस के उस झुरमुट के पीछे जो मैंने आपको गाड़ी का वो पार्ट्स दिखाया वो तो थी पहली गाड़ी जो ब्लास्ट की चपेट में आई। और जब गाड़ी ब्लास्ट की चपेट में आई तो पीछे कांग्रेस का पूरा काफिला चल रहा था। ये जो चौड़ी सड़क है उस समय काफ़ी सक्रिय हुआ करती थी और माहौल ऐसा नहीं हुआ करता था। पहली गाड़ी ब्लास्ट हो गई जिस वजह से यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी हो गया और उसके बाद पीछे कांग्रेस के काफिले की पूरी गाड़ियाँ रुकती चली गई। गाड़ियाँ आपस में टकराने भी लगीं। और दूसरी तरफ ये तो नीचे का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और मैं आपको रास्ते का भी इलाका दिखाऊंगा कि दूसरी तरफ माओवादी जो पहले से तैयार थे
कि किस तरह से घटना को अंजाम देना है, तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अब अचानक हुई फायरिंग, संभलने का मौका नहीं मिला, और जब संभलने का मौका नहीं मिला उसके बावजूद जो सभी जनप्रतिनिधि थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी किसी तरह से मोर्चा संभालते हुए माओवादियों के साथ मुठभेड़ करते रहे। और मुठभेड़ करते करते लेकिन माओवादी पहले से सैकड़ों की संख्या में थे और उन्होंने एम्बुश ले रखा था, तो उनसे लड़ पाना उनके ही एम्बुश में संभव नहीं था, जिस वजह से लगातार जवान शहीद होते गए और नेताओं को गोली लगती गई। गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होने के बावजूद भी कुछ गाड़ियाँ, फिर भी बाकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ नहीं थी, उन्हें गोली लगती गई और कई लोग इसमें मारे गए। तभी जब लगातार ये गोलियां चलती रहीं, तब जो बस्तर टाइगर कहे जाते रहे महेंद्र कर्मा, वो गाड़ी से निकले और बताया जाता है कि उस वक्त उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट मिला, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई थी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ना होकर दूसरी गाड़ी में थे। तब उन्होंने जो है हाथ उठाकर कहा कि मत मारो किसी को, छोड़ दो, मैं महेंद्र कर्मा हूँ, जो करना है मेरे साथ करो। सभी को मालूम था कि माओवादी जो है महेंद्र कर्मा को हमेशा से ही उनकी हत्या करना चाहते थे, और यही वजह है कि उन्हें इतनी सुरक्षा दी गई थी। जब महेंद्र कर्मा ने खुद का परिचय दिया कि वो महेंद्र कर्मा है, तब माओवादी उन्हें लेकर आए अपने साथ और इसी ओर अंदर लाकर सड़क से ऊपर की तरफ, जिस तरफ गाड़ी गिरी है वो तो नीचे का इलाका है, लेकिन इस तरफ लाए और इस ओर लाकर अब वो स्थान इतना बदल गया है कि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन यहीं कहीं पे उन्होंने जो है महेंद्र कर्मा की गोली मारकर हत्या की। बताया जाता है कि गोली मारकर हत्या करने के बाद भी माओवादी जो है वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने 30 से 32 या 35 बार या उससे भी ज़्यादा बार चाकुओं से उनके शव को गोद डाला, और गोदने के बाद फिर उसके ऊपर में उनके शव के साथ बहुत गलत तरह से व्यवहार भी किया माओवादियों ने, जिसमें महिला माओवादी भी। उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं मलकीत सिंह गैदू, उनके ड्राइवर भी मौजूद थे। उस वक्त की घटना में क्या हुआ था, अगर आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे तो उसमें आपको उनके जो ड्राइवर हैं बिट्टू, जिनके सामने हत्या की गई, उनसे मेरी बातचीत है, उसका अंश भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हत्या हुई थी उनके सामने में। और कुछ ही देर के बाद नंद कुमार पटेल भी आ गए, उनको भी लाया गया और नंद कुमार पटेल को और अंदर ले जाया गया पीछे की तरफ। अब चूँकि जंगल यही है और जंगल अपना रंग बदलता रहता है, तो एकदम एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि इसी पॉइंट पे, क्योंकि ब्लास्ट वाला इलाका काफ़ी अच्छे से मेरी जानकारी में है, इसलिए मैंने बताया। महेंद्र कर्मा को मारा गया, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को भी अंदर की ओर ले जाया गया। और ये बात लेकिन कंफर्म नहीं थी कि क्या उनकी हत्या की गई या माओवादियों ने उनका किडनैप किया है। लेकिन एक चीज़ और था, इस दरमियान सुकमा के जो विधायक रहे और अभी छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्हें भी माओवादियों ने अपने साथ लाया, और उनके अपने साथ लाने के बाद नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, इन नेताओं को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। साथ ही साथ ये जो लंबी 1 घंटे तक मुठभेड़ चली, उस दौरान जो कई जवान शहीद हुए और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मारे गए, लेकिन कवासी लखमा को छोड़ दिया गया। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि कवासी लखमा को क्यों छोड़ा गया। इसके पीछे कई आरोप लगते रहे हैं, हालांकि उस पर जांच नहीं हो पाई और ना ही ये बात कभी सामने निकल कर आई कि जब नंद कुमार पटेल को मारा गया, उनके बेटे दिनेश पटेल को मारा गया, तो कवासी लखमा को माओवादी क्यों छोड़ दिए। क्योंकि इसके पहले भी कई बार ये भी बात आती रही है कि कवासी लखमा भी कभी
माओवादियों के टारगेट में रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर्मा रहे हैं, उनका छोड़ देना संदेहास्पद रहा। हालांकि सरकार उनकी आई तो कवासी लखमा आज आबकारी मंत्री हैं, लेकिन सवाल वही है, जांच भी वही है, जांच में तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। जो निचला इलाका है, जिस तरफ मैं आपको दिखाने ले गया था कि वो जो गाड़ी, जहाँ गाड़ी का हिस्सा पड़ा हुआ है, बताते हैं कि कई जवान जो है मुठभेड़ के दौरान वहाँ एम्बुश लेने नीचे गए, वो भी बहुत गंभीर तौर से बांस के। आप सोचें कि इस तरह से बांस, उस तरह भी जब आपने मुझे देखा, जब मैं उस गाड़ी के टुकड़े को, हिस्से को दिखाने आपको ले जा रहा था, तो किस तरह की स्थिति थी। वहाँ से जब गोलियाँ चल रही थी तो जवान वहाँ से भी निकले थे, कुछ लोग और भी निकले थे जो बुरी तरह से घायल भी हुए थे। इस पूरी घटना में 32 लोग मारे गए, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम बहुत सारे याद तो नहीं है मुझे, लेकिन विद्याचरण शुक्ल जो कि बहुत बड़े और शीर्ष नेताओं में से एक थे, अनंत कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, इन सारे लोगों की हत्या एक बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस के संगठन में भी देखने को मिला इस हत्या के बाद, और कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त हो गई, ये भी कहा जाता रहा है। तो ये झीरम का इलाका है। सड़कें अब काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी जो अभी हाल फिलहाल में ख़राब हो चुकी है, और माहौल पूरी तरह से बंद है, बदल गया है। लेकिन गाड़ी का वो टुकड़ा आज भी है, उसे मुझे आपको दिखाना था, और झीरम के उस इलाके को दिखाना था जहाँ ये पूरी घटना हुई थी। बताया जाता है कि इस पूरे इलाके में सैकड़ों की संख्या में माओवादी पहले से मौजूद थे, और वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के ही फिराक में यहाँ पे उन्होंने एम्बुश लगाया था। हालांकि बहुत जांच करेंगे तो एक चीज़ और भी है, इस घटना के होने से ठीक पहले उसी दिन इसी इलाके में कहीं आग लग गई थी, तो वन विभाग का एक छोटा सा दस्ता उस आग को बुझाने भी आया था। हालांकि आज तक उनके द्वारा इस बात की जांच नहीं की गई, या पुलिस के द्वारा इस मामले पर कोई बयान नहीं लिया गया कि वन विभाग का जो दस्ता यहाँ आग बुझाने आया था, क्या उनकी मुलाकात माओवादियों से हुई, या क्या उन्होंने माओवादियों की इतनी बड़ी टुकड़ी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है तो वन विभाग के दस्ते ने ज़रूर माओवादियों को देखा होगा, लेकिन क्या उन्होंने इस बात की सूचना किसी को दी? इन तमाम सवालों के जवाब आज तक नदारत हैं। तो ये झीरम का वो इलाका है, माहौल पूरी तरह से बदल गया है, और अब यहाँ पे आप बेखौफ रात के 12 बजे भी जा सकते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप मेरे एक पुराने वीडियो को और देख सकते हैं, जिसमें मैंने रात 12 बजे भी इसी झीरम घाटी में आकर आपको उस माहौल को फील करते हुए बताया था कि क्या हुआ होगा वो मंजर। चारों तरफ यहाँ पे लाशें बिखरी पड़ी थी। पुरानी तस्वीरों के सहारे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त सड़क का क्या मंजर था, किस तरह से गाड़ियाँ आपस में टकराई हुई थी, सभी के कांच फूटे हुए थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं। बताया जाता है हमारे उस समय, मैं तो उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे और भी जो साथी हैं, पत्रकार साथी, वो बताते हैं कि देर रात जब वो पहुँचे थे यहाँ पर, जिसमें संजय, अशोक और प्रशांत हैं, ये तीनों हमारे बहुत अजीज़ मित्र हैं, वो देर रात यहाँ जब पहुँचे थे तो बताया कि गाड़ियों में मोबाइल रखे हुए थे, और कई मोबाइल में घंटियाँ भी बज रही थी, और माहौल काफ़ी दहशत वाला था। चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। 32 लोगों की हत्या इसी स्थान पे हुई। ये वो झीरम का इलाका है, और अभी हालांकि गर्मी आने वाली है, लेकिन आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब मई का जब समय होगा तो यहाँ पे गर्मी में वो माहौल, मौसम का कैसा होगा। और आप अंदाज़ बिल्कुल नहीं लगा सकते कि उस गर्मी के भीषण मौके पर जब चारों तरफ से लू और गर्मी और आग के साथ गोलियां भी बरस रही होंगी, तब का मंजर कैसा रहा होगा। उस मंजर को फील कर सकते हैं। तो इस घटना में बच गए चंद लोग, जैसे मलकीत सिंह गैदू, जिनसे हमने बातचीत की गई है, सत्तार अली, और ऐसे कई नेता जो इस घटना में बच गए। फूलो देवी नेता जो आज राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसे कई नेता जो यहाँ से जिंदा बचकर निकले, वो उस घटना को आज भी याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। और यही वजह है कि झीरम घटना को आज भी सबसे बड़ी नक्सली वारदात की घटना के तौर पर जाना जाता है। बड़ी इच्छा थी मेरी कि इस इलाके को आपको दिखाऊं। हालांकि कुछ तस्वीरें आपको इसमें से मैं पुरानी दिखा रहा हूं जो आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं। सड़कें बदल जाने के बाद आपको दिखा रहा हूं, जो सड़कें यहाँ से बदल गई हैं पूरी तरीके से। लेकिन आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मंजर कैसा रहा होगा, कैसे सारी घटनाएँ हुई। कुछ बहुत सारी बारीकियाँ इसमें छूट भी गई होंगी, लेकिन कोशिश मैंने की कि मोटे तौर पर आपको सब चीज़ बताने की कोशिश करूं। अगर लगे
झीरम के मौके पर पहुंचकर और उस गाड़ी के टुकड़े को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो आज भी मूक गवाह बना बैठा है इस पूरी घटना का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, घटना और जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।